तो पॉइंट नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीई। देखो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, क्या होता है, डिफाइंड एज द वर्क या फोर्स required to move, क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल फ्रॉम, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल from psi to, from 0 means mean position, from mean position psi will be 0 to extreme position where psi, that is psi will be psi, that is psi। देखो ये कोई फिक्स्ड एंड रिजिड सपोर्ट है। The bob which is hanging massless string and it contain mass m, और ये जो पोजीशन है पार्टिकल की ये O है, इट मीन्स ये मेन पोजीशन है, और इस पोजीशन के अबाउट इसकी जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना है, 0। जब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ये पार्टिकल्स इस पॉइंट पर स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बाय द एक्सटर्नल एजेंट हमने क्या किया, इस पार्टिकल्स को इसके मेन पोजीशन से अप्लाइंग अ एनर्जी, इसको हमने डिस्टर्ब किया। जब हम इस पार्टिकल्स को इसके मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स पार्टिकल को मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करके एक्सट्रीम पोजीशन पर लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ा या जितना हमें फोर्स लगाना पड़ा फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम मेन टू एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हमने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया और पार्टिकल्स को हमने फोर्स लगाया बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, और इसकी मेन पोजीशन से इसको डिस्टर्ब करके हमने खींचते हुए फोर्स लगाते हुए इस पॉइंट पर हमने लाया। अब इस पार्टिकल्स के पास इस पॉइंट पर इसके पास जो एनर्जी है, जो स्टोर है एनर्जी, हमने जो इसको एनर्जी दिया इस पॉइंट पर इसको पहुंचाने के लिए, वो एनर्जी इसमें स्टोर है। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर है, ये जो स्टोर एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और इस पार्टिकल के पास इस पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हम इस पार्टिकल को लीव करेंगे
तो ये पार्टिकल वो जो स्टोर किया हुआ एनर्जी है उस एनर्जी को ये यूज करेगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को ये यूज करेगा और उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली डिफाइंड एज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। हमने इस पर कितना फोर्स लगाया, हमने इस पार्टिकल को, इस सिस्टम को मैंने कितना एनर्जी दी, कितना एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या नोट किया भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन psi, and this energy contain a particle in the form of potential energy, and this energy of particle store in the form of पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो जब पार्टिकल को हमने एनर्जी दिया तो इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया एफ किसके इक्वल है भाई, माइनस के साई के इक्वल है। क्यों के साई के इक्वल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साई का होता है। हमने जितना फोर्स इस पर लगाया साइड डिस्टेंस मूव कराने के लिए, ये साइड डिस्टेंस हमने इसको मूव कराया, तो साइड डिस्टेंस मूव कराने के लिए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साई। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब हम पार्टिकल पर एनर्जी को स्टोर हमने किया, अब ये पोटेंशियल के फॉर्म में जो एनर्जी है, जैसे हम इसको लीव करेंगे ये पार्टिकल रीस्टोर करना चाहेगा और उस फोर्स को, उस रीस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम करना चाहेगा। तो हमने फर्दर इसको ब्रेक किया तो ये टूटेंगे, कांस्टेंट टर्म टूटा, ब्रेक हुआ तो माइनस के इंटू साई। ये जो के इंटू साई है इस पर इतना फोर्स लग रहा है, हमने इतना फोर्स इसको क्या किया, दिया। क्यों, क्योंकि ये जो के साई है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रीस्टोरिंग। हमने जितना फोर्स इस पार्टिकल पर लगाया, जितना हमने एनर्जी दी उस पर, उस एनर्जी को ये क्या करना चाहता है, नेगेटिव साइन रीस्टोर करना चाहता है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो फोर्स की जो वैल्यू है, इतना हमने एनर्जी इसको पार्टिकल को दिया था पोटेंशियल के फॉर्म में। तो देखो भाई यहाँ पर F मस्ट बी कितना होना चाहिए, मस्ट बी के साई है। हम वर्क निकालना चाहते हैं, देखो वर्क इज रिक्वायर्ड, हम देखते हैं वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव infinitely small displacement। तो कितना होगा भाई, F इंटू डी साई। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होगा, F इंटू डी साई, F इंटू डी साई। हमने पार्टिकल को, सपोज करते हैं कि पार्टिकल जब इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, हम यहाँ पर तक तो लाए हैं, एनर्जी इनको दिए हैं। अब इसी एनर्जी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि साइड डिस्टेंस पर कितनी एनर्जी हमारे बॉडी से या एक्सटर्नल एजेंट ने इस पार्टिकल को गिव किया, दिया। ये पार्टिकल ने एक्सटर्नल एजेंट से कितना एनर्जी एक्वायर किया, उसी वैल्यू को हम तो कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ये पार्टिकल इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
कर रहा है इन्फाइनेटली डी साई, तो इन्फाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इन्फाइनेटली स्मॉल वर्क भी होगा। और जब हम इन्फाइनेटली स्मॉल वर्क निकाल लेंगे, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा कि पार्टिकल पर हमने टोटल वर्क कितना किया। और पार्टिकल पर जब हम टोटल वर्क किए तो पार्टिकल ने उस एनर्जी को कितना एक्वायर किया। तो देखो डी साई हो गया, इसलिए सो दैट टोटल वर्क डन on the particle to move from 0 to psi, मतलब it means 0 means mean to extreme, 0 to psi, तो total work will be equal to W will be equal to 0 to psi है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to psi f इंटू डी साई। हमने इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, एफ फोर्स देना पड़ा भाई, और इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए एफ फोर्स हमने दिया डी साई डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। तो अब हम देखना चाहते हैं कि 0 to psi डिस्टेंस वो कितना वर्क करना पड़ा इस पार्टिकल को। जब हम इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम इंटीग्रेट करते जाएंगे इनफाइनेटली, और ये इनफाइनेटली डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनेटली वर्क साई तक जाएंगे। तो 0 to psi हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 to psi। नाउ दिस थिंग विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 to psi एफ की वैल्यू क्या है भाई, एफ की वैल्यू के साई। माइनस को हम अभी निगलेक्ट करते हैं, माइनस ये बता रहा है, नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, कि जो रीस्टोरिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट है। तो निगेटिव से हमें कोई इशू नहीं है, निगेटिव को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू को एफ के प्लेस पर पुट कीजिए, तो के इंटू साई into डी साई। नाउ दिस थिंग 0 to psi के को, चलो भाई के को आप क्या करो, के क्या है, कांस्टेंट है, के को आप बाहर निकालिए, इमिट आउट कीजिए साई इंटू डी साई। जब आप इसको इंटीग्रेशन को फर्दर ब्रेक करोगे, के इंटू साई का क्या हो जाएगा, साई इंटू डी साई का साई स्क्वायर बाई 2 0 to psi। जब आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो k बाई 2 इंटू साई स्क्वायर माइनस 0। अरे साई स्क्वायर के प्लेस पर 1/2 को हमने बाहर निकालिए, 2 को बाहर निकाले, k बाई 2 साई स्क्वायर का जब हम लिमिट पुट करते हैं तो साई स्क्वायर माइनस 0। दिस थिंग PE, ये तो PE है। ये जो वर्क डन है, वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बाद में नोट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएंगे, के साई स्क्वायर। ये क्या है, वर्क डन है। पार्टिकल के ऊपर हमने कितना वर्क किया। जब हम पार्टिकल के ऊपर हमने जो वर्क किया तो हमारे बॉडी से जो एनर्जी एक्सपेंड हुई और ये पार्टिकल ने एक्वायर किया, और वो एनर्जी कितनी होगी, इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने पार्टिकल पर इतना वर्क किया। तो पार्टिकल पर अगर हम इतना वर्क करते हैं तो पार्टिकल जो स्टोर करेगी एनर्जी, इतनी एनर्जी स्टोर करेगी या नहीं करेगी। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसलिए वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 के साई स्क्वायर। वर्क इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर वर्क कर रहे हैं
तो हमारे बॉडी से जो एनर्जी निकली, हमारे बॉडी ने उस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड किया, हमारे बॉडी से देखिए कि इतनी एनर्जी निकली, एक्सपेंड हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट इतनी एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया भाई, लेकिन इसमें देखिए साई विल भी क्या होता है, पुट करो नाउ PE विल बी इक्वल टू हाफ के, साई के प्लेस साई क्या है भाई, साई विल बी इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस फाइव, A साइन ओमेगा t प्लस फाइव का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। नाउ PE विल बी इक्वल टू हाफ के A स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, A स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल ने स्टोर किया। इसको इक्वेशन नंबर 3 आप ट्रीट करो। अब देखिए इस टर्म को हम मिटाते हैं, नोट करना है, नोट कीजिए फर्स्ट। अब हम इसको मिटाते हैं, इस टर्म को मिटाते हैं, देखते हैं क्या है। चलो भाई देखो केस फर्स्ट एज्यूम करते हैं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकली भाई। केस फर्स्ट में हम देखना चाहते हैं फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट फॉर, क्या लिख रहे हैं भाई, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए PE मैक्सिमम फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या देखते हैं, PE मैक्सिमम के लिए इस पूरे टर्म में, इस होल टर्म में देखो तो फॉर मैक्सिमम के लिए K विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। इस टर्म को साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव मैक्सिमम कब होगा, तो ओमेगा t प्लस फाइव इज शुड बी π/2, ठीक है भाई, 3π/2, ऐसे ही वो मैक्सिमम होगा। फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी PE विल बी क्या है, हाफ के A स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव में साइन स्क्वायर, फॉर मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर, इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम PE मैक्सिमम के लिए ऐसे लिख दो, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव को क्या होना पड़ेगा, π/2 होना पड़ेगा। π/2 कब होगा भाई, मैक्सिमम के लिए 1 होना पड़ेगा। 1 कब होगा, तो ये ओमेगा t प्लस फाइव कितना होना चाहिए, ओमेगा t प्लस फाइव π/2 होना चाहिए। चलो हम नोट ही कर देते हैं। फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम साइन स्क्वायर ओमेगा t
प्लस 5 शुड बी प्लस माइनस 1। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस माइनस 1 कब होगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 2 पर, क्योंकि देखो साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दोगे ऑलरेडी 1 होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को वैनिश होंगे, देन ओमेगा टी प्लस 5 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए, इसीलिए P मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी PE मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 2, हमने ओमेगा टी प्लस 5 की प्लेस पर हमने पाई बाई 2 को पुट किया। PE मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक और हमें नोट करने की बातें हैं। देखो हम क्या जानते हैं, सिंस देखो यहाँ पर हम नोट करते हैं, सिंस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के बाई एम। होता है या नहीं होता बताओ? आप अगर डेरिवेशन देखे हो लेक्चर नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 3 होगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ SHM, वहाँ पर हमने इस टर्म को भी डिस्कस किया है और ये टर्म को भी डिस्कस किया है। तो वहाँ पर ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के बाई एम हमने मिला था, हमने निकाला था, वहाँ पर मिला था भाई। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के बाई एम, तो के विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ओमेगा इंटू एम। के विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, होंगे या नहीं होंगे? पुट कीजिए यहाँ पर PE मैक्सिमम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किससे निकला भाई? इक्वेशन नंबर 3 से निकला है। 3 से निकला है तो इसको 3A एज्यूम करो। देखो भाई, ये PE मैक्सिमम कहां पर है? साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या बता रहा था भाई? साइन पाई बाई 2 क्या बता रहा है कि जब पार्टिकल कहां होंगे? एक्सट्रीम पर होंगे। साइन पाई बाई 2 तो यही बता रहा है ना कि पार्टिकल कहां होंगे? एक्सट्रीम पर होंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हमने क्या देखा था डेरिवेशन में? हमने देखा था, देखो भाई हम इसको रिकॉल करते हैं, इसको नोट नहीं करना है। साई विल बी इक्वल टू क्या था? ए साइन ओमेगा टी था, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इस साई को मैक्सिमम होने के लिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। ओमेगा टी प्लस 5 को जब हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे तो एट किस पर भाई? साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या होना पड़ेगा? साइन को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो साइन विल बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? पाई बाई 2। किसको होना पड़ेगा? ओमेगा टी प्लस 5 को। ओमेगा टी प्लस 5 को मैक्सिमम होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ? तो ओमेगा टी प्लस 5 मैक्सिमम कब होगा? ये साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होंगे? ओमेगा टी प्लस 5 किसको टेंड करे? पाई बाई 2 को टेंड करे। जब पाई बाई 2 इसमें पुट करोगे तो साई विल बी ए साइन पाई बाई 2, तो साई विल बी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, साई विल बी ए। तो एट पाई बाई 2 साई किसको इंडिकेट करा है? ए को इंडिकेट करा है। एट पाई बाई 2 साई इंडिकेट ए को इंडिकेट करा है। इट मीन्स
जब साइन फंक्शन में साइन की वैल्यू π/2 के टेंड्स करती है तब पार्टिकल कहाँ पर रहेगा, एक्सट्रीम पर रहेगा। इट मीन्स एक्सट्रीम तक, यहाँ से भी देख सकते हो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि साइन π/2 को टेंड कर रहा है, साइन π/2 को टेंड कर रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइ विल बी इक्वल टू π/2, ओमेगा टी प्लस फाइ विल बी इक्वल टू π/2, वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ से हमने क्या देखा था भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या निकला था, हम जब इसको इंटीग्रेट करते गए तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकला कहाँ, जीरो से साई तक ये पोटेंशियल एनर्जी निकला। और फर्दर हमने इसी पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक किया, इस साइन फंक्शन को मैक्सिमम किया। साइन फंक्शन को मैक्सिमम इसलिए किया क्योंकि हमें देखना है एक्सट्रीम पर, तो ये इसी को हम बढ़ाते गए, मॉडिफाई करते गए, मॉडिफिकेशन करते गए और हम आए देखे कि पी मैक्सिमम क्या हुआ भाई, ma² m ओमेगा² a²। ये मैक्सिमम कहाँ है, एट ए पर। अब देखो, अब एक नया चीज़ देखने वाला है आपको। नया चीज़ क्या है सर, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वही एग्जैक्ट वैल्यू है जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की है। गौर से देखो, m ओमेगा² a² पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये दोनों इंटरचेंज होते हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम है, एट साई इक्वल टू 0। इट मीन्स ये मेन पोजीशन पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहाँ है, एट साई इक्वल टू π/2। π/2 मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है इट मीन्स उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कहां पर, टोटली काइनेटिक एनर्जी में कहां पर कन्वर्ट होता है, एट द पोजीशन ऑफ मेन पोजीशन, एट द मेन। अगर यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, यहां से कुछ पॉइंट होंगे, रिमार्केबल पॉइंट होंगे। अगर हमारा एनर्जी डिसिपेट ना हो, अगर हम अपने एनर्जी को डिसिपेट ना करें, किसी जगह पर डिसिपेट ना हो, इसका मतलब खर्चा ना हो, अलग ना हो, कोई ऐसा फैक्टर ना हो जो हमारे एनर्जी को डिसिपेट करता हो, उस ऑसिलेटर के एनर्जी को डिसिपेट करता हो। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन हो गया, एयर में अगर ये पार्टिकल मूव करता है तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ये पार्टिकल रुक जाता है। पार्टिकल की एनर्जी डिसिपेट हो रही थी, एयर में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी डिसिपेट हो रही थी। डिसिपेट मीन्स निकल रही होती है, खर्च हो रही होती है। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन को हटा दें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हटा दें, तब पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और वही पोटेंशियल एनर्जी कभी टोटल एनर्जी हो जाएगा। अगर हम इसी सेटअप को ऐसे मीडियम में परफॉर्म करें जहाँ पर डिसिपेशन ना हो, एनर्जी की डिसिपेशन ना हो, तो एनर्जी क्या रहेंगी, जो एनर्जी हमने पार्टिकल को एक्वायर किया, जो एनर्जी हमने पार्टिकल को दिया, वो पार्टिकल उस एनर्जी से इनफाइनाइट टाइम तक ये ऑसिलेट करेंगे और एनर्जी का एक्सचेंजिंग होते रहेगा, इंटरचेंजिंग होते रहेगा। वो टोटल एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इट मीन्स एनर्जी विल बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है भाई कि काइनेटिक या पोटेंशियल ये एक मोड्स है। यहाँ से तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक एनर्जी के फ्लो करने का मोड है। एनर्जी तो वही है, जब वो एनर्जी हाई स्पीड में होती है,
वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होती है वही एनर्जी, तब हम उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। और जब वो एनर्जी किसी एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट मतलब जमा हुआ होता है, तब हम उस एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर हम हटा दिया जाए, इन दोनों नेम को हम अगर थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया जाए, तो बेसिकली नथिंग बट ये एनर्जी ही तो है। ओके, तो कुछ पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, इसको नोट कीजिए और हम आगे मूव करते हैं, फर्दर आगे मूव करते हैं। इसको मिटा रहे हैं भाई। Point number first, the total energy of oscillating body is constant होंगे if no dissipation of energy, dissipated if dissipation of energy, अगर एनर्जी का डिसिपेशन ना हो, अगर हम देखें तो निगलेक्ट कर देते हैं, अगर निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्टेड किसको भाई, नॉन डिसिपेटिव फोर्स को, डिसिपेट मतलब होता अलग, एनर्जी अलग ना हो, डिसिपेटिव फोर्स जो फोर्स, ऐसा फोर्स ना लगे इस पर जो एनर्जी को अलग करे उस सिस्टम से, डिसिपेटिव फोर्स, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लाइक कौन सा भाई, फ्रिक्शन, देन तब हम क्या कह सकते हैं बच्चों, देन द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, then the total energy of oscillator या oscillating body, oscillator भी कह सकते हो, oscillating body भी कह सकते हो, oscillating body is completely exchange the total potential energy is converted is kinetic energy and the total kinetic energy is converted to potential energy. The total potential energy will be converted in kinetic energy in the form of kinetic energy and vice versa. वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सत्य है, इसका अपोजिट भी ट्रू है। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज कांस्टेंट इफ नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ब्रैकेट के अंदर में हमने
कुछ एनर्जी दिया जैसे निग्लेक्टेड डिसिपेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, देन द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज कंप्लीटली एक्सचेंजेड, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ तक आपने नोट कर लिया है तो देखते हैं समय कितना हुआ है। 1 hour 3 minute। भाई बहुत टाइम हो गया, खैर कोई बात नहीं है, कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं। देखिए, एनर्जी केवल फ्रिक्शन फोर्स या एयर के मॉलिक्यूल्स के कारण ही नहीं होता है, ये आपको हम बताना चाहेंगे। एनर्जी का डिसिपेशन, अगर हम सपोज कीजिए कि हमने फ्रिक्शन एयर के पार्टिकल्स को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, एक चैम्बर को वैक्यूम चैम्बर बनाया और उस वैक्यूम चैम्बर में हमने इस ऑसिलेटर को एनर्जी दिया। एनर्जी लेते ही ये एनर्जी एक्वायर करते ही ये ऑसिलेटर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पर एनर्जी की डिसिपेशन नहीं होगी। ऐसे कोई भी फैक्टर को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ऐसे सारे फैक्टर को हम लोग रिमूव कर देंगे जो एनर्जी को डिसिपेट करे। लाइक फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो एनर्जी डिसिपेट होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमने एयर के मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर वैक्यूम चैम्बर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ग्रेविटी उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये सिस्टम ग्रेविटी में भी, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी रहेंगे तो वो मूव करते रहेंगे। फिर भी ये अगर हम कहें तो लगेगा कि ये इनफाइनाइट टाइम तक मूव करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करेगा इनफाइनाइट टाइम तक, लेकिन नहीं करेगा। इनफाइनाइट को अप्रोच तो करेगा लेकिन इनफाइनाइट से कुछ कम रहेगा। इनफाइनाइट टाइम तक के लिए वो ऑसिलेट नहीं करेंगे। इसका मेन कारण क्या है भाई? इसका मेन कारण है रेडिएशन। रेडिएशन क्या करता है भाई? एनर्जी को डिसिपेट करता है। उस ऑसिलेटर बॉडी के जो ऑसिलेटिंग कर रहा है उसके ऑसिलेशन में ये अपना इम्पैक्ट डालता है। रेडिएशन में बच्चों एनर्जी को डिसिपेट करता है। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो वो लाइट भी एनर्जी इस क्लासिकल पार्टिकल को हिट करेगा तो हमें नैनो या फेंटो की अगर बात करें, नैनो या फेंटो में, तो हमें वहां पर एनर्जी की डिसिपेशन दिखेगी। तो वो हो जाता है क्वांटम के पार्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट हो जाता है। तो अभी आप इस चीज को नोट करो कि केवल एनर्जी फ्रिक्शन के कारण ही डिसिपेट नहीं होती है, ये रेडिएशन के कारण भी डिसिपेट होती है। रेडिएशन भी इस पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा, किसी भी टाइप की रेडिएशन रहे, चाहे विजुअल लाइट हो, इंफ्रा हो, गामा हो, एक्स हो, एक्स रेज, वो इसको इम्पैक्ट करेगा। तो पॉइंट सेकेंड हम यहां से आपको नोट कर देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। पॉइंट नंबर 2, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर में डिक्रीज not only
ड्यू टू फ्रिक्शन इट डिक्रीज also radiation. समझ में आया क्या? एक और पॉइंट को हम नोट करते हैं, पॉइंट नंबर 4. पॉइंट 4 की अगर हम बातें करें तो देखो पॉइंट 4 क्या है? जब ये बॉडी ऑसिलेट करेगा, जब ये बॉडी ऑसिलेट करेंगे तो ये मीडियम में ऑसिलेट करेंगे. अगर हम यहां पर हैंग करें एक पेंडुलम को, तो वो पेंडुलम हैंग है तो उसके चारों ओर क्या है? सारे एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. जब ये ऑसिलेट करेंगे तो मीडियम के पार्टिकल को क्या करेगा? पुश करेगा. और जब ये मीडियम के पार्टिकल को पुश करेगा तो मीडियम के पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट इसी की तरह ऑसिलेशन करेंगे. और जब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन करेंगे तब एक वेव क्रिएट करेगा. क्या करेंगे? एक वेव क्रिएट करेंगे. मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करके एक वेव क्रिएट करेंगे. जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क की बात करते हैं. ट्यूनिंग फॉर्क को अगर देखो तो ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर जब हम फोर्स को इम्प्लाई करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है. और उसके ऑसिलेशन के ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इट डिस्टर्ब आल्सो द मीडियम पार्टिकल. और जब वो मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है तो मीडियम पार्टिकल भी क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं. और जब मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट किया एक साउंड वेव क्रिएट किया और हमें साउंड हमारे एयर ड्रम को हिट करता है और हम सेंस कर पाते हैं. साउंड को हम लोग सेंस कर पाते हैं. तो यहां से हम इसको नोट कर देते हैं लाकि when oscillations of body, ऐसे लिखो, oscillating body push the during the oscillation it push the medium particle. it यहां से लिखो, नोट करो, it push the medium particle and medium particle also oscillate and it create wave. दिख रहा है क्या? देखते हैं, नोट दिख रहा है. क्रिएट वेव. ठीक है. एग्जाम्पल में ट्यूनिंग फॉर्क ड्रमर मतलब क्या होता है? ढोलकिया.
ढौ, ढौ कैसे लिखा जाता है? ढौ, ढौ ऐसे लिखा जाता है भाई, भूल गए हैं। ढो, ढोलकिया, ड्रमर मतलब ढोलकिया। जब ड्रमर ड्रम पर हिट करता है तो ड्रम की जो चादर होता है, फाइबर होती है, वो क्या करता है? स्किन, वो ऑसिलेट करता है और उसकी ऑसिलेशन से मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन करने से मीडियम के पार्टिकल साउंड वेव क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग वेव इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, इन द फॉर्म ऑफ, इसको भी लिख लो, इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, वेव इन फॉर्म ऑफ, यहां से लिख लेना, इन फॉर्म ऑफ लिख देते, स्पेस नहीं है, इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। ठीक है भाई, इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव, इसी के आगे आप तब एग्जाम्पल में आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया उसको आप समझे होंगे, और आपको अगर पसंद आता है लेक्चर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।